नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सभी टॉपिक को एक एक करके क्रम से आज के इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का पहले थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इस तरह से क्रम से संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से संबंधित पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था। याद रखिएगा, कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था। और बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू थी, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट थी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ था। दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया गया था। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। तो लखनऊ समझौता आप लोग याद रखिएगा। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया गया था। यह समझौता लखनऊ समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने केवल बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया। 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। तो याद रखिएगा,
लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हसरत मोहानी थे, याद रखिएगा। और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसके फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने का मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, ताकि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति में सफल हो सकें। तो याद रखिएगा, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने का मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना था। 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। एग्जाम में यह पूछा गया था, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और 1912 में दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पर? ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर अधिवेशन में की थी, जिसे मार्ले मिंटो सुधारों में वर्ष 1909 में मान लिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित तथ्य देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने सती प्रथा जैसी धार्मिक
रूढ़ियों को बंद कराया था। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेल्लूर मठ में स्थित है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। चलिए यहाँ से दोस्तों 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका जवाब है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? याद रखिएगा, हशरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हशरत मोहानी थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? इसका जवाब है 1924 में बने थे। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? देखिए दोस्तों, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका जवाब है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बी ऑप्शन राइट है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? देखिए दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? इसका जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? इसका जवाब है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों बंगाल को विभाजित कराने का निर्णय। ये स्वदेशी आंदोलन के लिए जिम्मेदार था क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था, इसीलिए इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। बंगाल का विभाजन 1905 किसके द्वारा किया गया था?
इसका जवाब है कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? इसका जवाब है 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय लिया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्न में से कौन एक मकसद नहीं था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये तो इसका मकसद था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक मकसद नहीं था। बांटो और शासन करो, यह भी इसका उद्देश्य था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना भी इसका उद्देश्य था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये इसका मकसद नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? इसका जवाब है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। बंगाल विभाजन कब रद्द करने की घोषणा हुई थी? याद रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है 1911। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर मठ में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा ज्योतिबा राव फूले ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका जवाब है मुंबई में पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ये दूसरा टॉपिक है। इससे संबंधित पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। यह विभाजन कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको नष्ट करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। कब किया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था।
19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा को लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। इन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा है। अब यहाँ से दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तथा रंगभेद नीति के खिलाफ वहां पर आवाज उठाई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। 1893 में रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग या एरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि किसी भी भारतीय को गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तथा 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। बिहार के चंपारण में 1917 में किसानों पर नील की खेती के लिए तिनकठिया पद्धति के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। इन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया था। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। तो 1919 में गांधी जी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। महात्मा गांधी ने रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रौलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग की संज्ञा दी थी। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में मौजूद
लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसके बाद 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन, यहाँ से खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के सुल्तान के अधिकार छीने जाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 को बंबई में हुआ था। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने के एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा था। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। असहयोग आंदोलन, देखिए दोस्तों, अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान न्यायालयों तथा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों का एक जुलूस निकला था। जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गए। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। देखिए दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अब यहाँ से दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग का गठन किया, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग का कार्य इस संबंध में सिफारिश करना था कि भारत के संवैधानिक विकास का स्वरूप कैसा हो। इस आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय के सिर में गहरी चोट लगी, जिसके कारण 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट, देखिए दोस्तों, 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति ने 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा, देखिए दोस्तों, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील का दांडी मार्च किया तथा 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया दांडी मार्च था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे। गांधी इरविन समझौता, देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से आरंभ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सांप्रदायिक निर्णय की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। पूना समझौता, देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी के प्रयास से 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया। साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 75 सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजित करने का निर्णय माना जाता है। बंगाल को विभाजित किया गया था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो इसका जवाब है दोस्तों रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? इसका जवाब है चंपारण सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब है महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? इसका जवाब है 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित
बाहर फेंक दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसका जवाब है सी ऑप्शन बिहार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 12 मार्च 1930। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? इसका जवाब है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका जवाब है 1919 में। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण दोस्तों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाना था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जवाब है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? इसका जवाब है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? इसका जवाब है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका जवाब है बी ऑप्शन, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? इसका जवाब है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? इसका जवाब है 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। पूना समझौता किसके मध्य एक करार था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अब इससे संबंधित थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण था। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की थी। किसने? चापेकर बंधुओं ने। भारत में पहली क्रांतिकारी घटना 22 जून 1897 को घटी थी, जब चापेकर बंधुओं ने पूना में प्लेग अधिकारियों एमहर्स्ट एवं रैंड की हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में। वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की भी स्थापना की थी। पूछा जाता है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था और महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह हुआ था। यह मध्य भारत की बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल
लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। कब? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर ट्रेन में डकैती कर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना हुई थी। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की थी, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। कब? 1929 में। जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव शस्त्रागार धावा बोला गया था। याद रखिएगा, सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार धावा बोला गया था। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो गया था। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया था। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसान में हुआ था। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था? इसका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था। तो याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका जवाब है फैजाबाद जेल। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इसका जवाब है इलाहाबाद में शहीद हुए थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका जवाब है 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह तीनों लोग थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। डी ऑप्शन राइट है। 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था? तो याद रखिएगा, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समिति का गठन किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? याद रखिएगा, गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? तो याद रखिएगा, भगवती चरण बोहरा द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? देखिए दोस्तों, जतिन दास की मृत्यु जेल में 64 दिन उपवास के बाद हो गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को सूर्य सेन ने आयोजित किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा,
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका जवाब है भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अब इससे संबंधित थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का टेस्ट भी लगाते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को नियम तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर द्वारा समाप्त किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था, उसे अब केवल राजनीतिक अधिकार थे। तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था तथा समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे और भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाने लगा था। याद रखिएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया
गया था, ठीक है, और समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जा सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जा सकते थे। इसके द्वारा कानून बनाने की शक्ति परिषद को प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया। इसी से मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्य बजट पर विचार प्रकट कर सकते थे। किस अधिनियम के द्वारा? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्य बजट पर विचार प्रकट कर सकते थे, किंतु उस पर वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति का सूत्रपात होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी तथा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम के तहत वार्षिक बजट से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कार्यों की देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे में सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपियन भी शामिल किए गए। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है 1935 भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की
कुछ विशेषताएं जैसे कि संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा का पृथक्करण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण आदि शामिल हैं। चलिए अब यहाँ से दोस्तों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? तो याद रखिएगा 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा का पृथक्करण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, ये तीनों भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका जवाब है ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ए ऑप्शन राइट है। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? इसका जवाब है अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था? इसका जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1773। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका जवाब है ए ऑप्शन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका जवाब है सी ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका जवाब है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? इसका जवाब है 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1833। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था? इसका जवाब है 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था? इसका जवाब है मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 ने सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन किसके विफलता पर चलाया गया था? तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी दिन सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। याद रखिएगा यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरोड़ा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। अब यहां से दोस्तों आजाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। जापान के मेजर फुजीवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया गया था। जापानियों से वैचारिक मतभेद के चलते मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने INA को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था। इसे ही द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने INA को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में ये इंग्लैंड चले गए और 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे तथा योग्यता क्रम में चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया था। 1921 में यह स्वदेश लौटे और चितरंजन दास तथा गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। देश को स्वतंत्रता प्रदान कराने में नेताजी का अतुलनीय योगदान रहा है। ऐसा माना जाता है कि नेताजी 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से हवाई जहाज द्वारा टोक्यो की ओर चले तथा संभवतः विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? याद रखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? इसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो इसका जवाब है मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। किस सत्र में? मुंबई सत्र में। बी ऑप्शन राइट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने बनाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन राइट है। 8 अगस्त 1942 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की थी? इसका जवाब है बी ऑप्शन ऊषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय फौज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग ये भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे नेताजी कहा जाता था? तो इसका जवाब है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक एक टॉपिक को क्रम से कंप्लीट किया गया है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे सभी टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।